नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुपर ग्रेट चैनल पे। आज मैं रजनीश शिवा आपके सामने लेके आया हूँ संसाधन एवं विकास भाग 2। मतलब भूगोल का जो हम कक्षा 10 का चैप्टर पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास, उसका आज दूसरा भाग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम बता दें आपको कि आज के भाग में हम भारत में उपयोग होने वाली भूमि के प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितनी भूमि पाई जाती है और उसका किस किस मद में कैसे कैसे हम लोग उपयोग करते हैं। और भूमि ही विकास की एक मुख्य जड़ मानी जाती है कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसका विकास उतना ही तीव्र होगा और उतना ही शीघ्र होगा। तो शुरू करते हैं भारत में भूमि उपयोग प्रारूप। भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 93% भूमि के ही आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। ये आंकड़े हाल फिलहाल वर्ष 2014-15 में लिए गए थे और इन आंकड़ों के अनुसार जो हमारे उपयोग कर रहे हैं हम भूमि का, जिस हिसाब से उपयोग कर रहे हैं वो संतुलित नहीं है, मतलब असंतुलित उपयोग है भूमि का। जी हाँ, मैं पहला एग्जाम्पल बता दूं आपको कि जो वन है वो किसी भी देश की 33% भूमि पे आच्छादित होने चाहिए। मतलब किसी भी देश की 33% भूमि पर वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन अपने देश में लगभग 22% के लगभग है ये, और ये बहुत कम है देखा जाए तो इसलिए कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, बताता रहूँगा मैं आगे। इस लेक्चर को एंड तक देखिए और जो मेन पॉइंट्स है उसे कॉपी में नोट कर लीजिए, जो ग्राफ आएगा उसको भी कॉपी में नोट कर लीजिए। भारत में जो सर्वाधिक भूमि है 46% वो फसलें, उपज और कृषि के लिए इस्तेमाल में आती है। उसके बाद 1% भूमि में विविध प्रकार के वृक्ष हम लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और उपवन लगाते हैं। और उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि 23% भूमि है जहाँ पर वन जो है वो इस समय हमारे यहाँ मौजूद है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो भी इसका वर्गीकरण है भूमि का वो संतुलित नहीं है। कहीं ना कहीं वो इतना डिस्टर्बिंग है कि वो हमारी परिस्थितिकी को कहीं कमजोर कर रहा है। देश में भूमि उपयोग का ये प्रारूप राष्ट्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर भी संतुलित रूप से नहीं है। इसीलिए भारत जैसे अधिक जनसंख्या और सीमित भूमि संसाधन वाले देशों में नियोजित व संतुलित भूमि उपयोग प्रारूप स्थापित करने की अधिक आवश्यकता है। जी हाँ, कि हमारे देश में भूमि उपयोग को नियोजित करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमारे बिल्डिंगें खड़ी होने जो लगती हैं, जहाँ चाहते हैं हम वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाने लगते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ के पेड़ काटने लगते हैं। इस चीज़ को रोकना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि हम दिन ब दिन अपने पर्यावरण के साथ, अपनी पारिस्थितिकी के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये खिलवाड़ एक दिन प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने भी आता है। इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण दिया हुआ है। 18.11% जो है वो प्रतिशत जो है वो 1960-61 में वन थे और जो कि बढ़ के अब 22 से 23% हो गए। इसी प्रकार प्रति भूमि का क्षेत्र दिखाया गया है, बंजर भूमि का क्षेत्र दिखाया गया है और उस भूमि का क्षेत्र भी दिखाया गया है जो बोई जाने वाली जमीन है। तो ये एक प्रकार से ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी भूमि उपयोग का। अब चलते हैं वनों की ओर। हमारे देश में लगभग 22% वन है। आत्मनिर्भरता और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हमारे किसी भी देश में पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे ही मानसून की प्रक्रिया को और वायुमंडल और तापमान की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि उस जगह का अगर वायुताप, तापमान, ये सब चीज़ें अगर नियंत्रित रहेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की फसलें अच्छी होंगी, वहाँ की उपज अच्छी होगी और वहाँ के बागान भी अच्छे होंगे। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए किसी भी देश का 33% जो क्षेत्र है वो वनों से ढका होना चाहिए। मतलब कम से कम 33% एरिया में जो है 1/3 हिस्से में वन होने चाहिए। क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन अपनी तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए हम नए नए उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं। व्यापार, परिवहन और इन सब की सुविधाओं के लिए हम अपने वनों को निरंतर काटते जा रहे हैं। देश की शेष भूमि या तो बंजर है या उसका उपयोग उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए किया जा रहा है। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा उच्च जीवन स्तर के कारण मानव आवास के लिए भूमि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमें अपने जो मकान है, जो हमें भूमि का उपयोग है वो रहने के लिए ज़्यादा करना पड़ रहा है। और बची हुई जो भूमि होती है उसमें हम भोजन के लिए फसलों की तैयारी करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो भूमि का उपयोग है वो या तो रहने के लिए होता है, कारखानों के लिए होता है, सड़कों के लिए होता है या फिर फसलों के लिए होता है। इसीलिए हमारे यहाँ इसमें इम्बैलेंस बना हुआ है, मतलब असंतुलन की स्थिति पैदा हो चुकी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा
अनुचर है और निरंतर हम लोग नई नई प्रौद्योगिकी खोजा करते हैं नई नई चीज़ों के लिए। तो प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास की होड़ में हम क्या करते हैं, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मानव ने आज हर क्षेत्र में नई नई तकनीकें खोज निकाली है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की गति बढ़ गई है। आज उपभोग के प्रत्येक वस्तु का उत्पादन व्यापक स्तर पर होने लगा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ चार वस्तुओं की मांग बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त उपभोग की प्रकृति भी बदल गई है। आज प्रत्येक उपभोक्ता पहली वस्तु को त्याग कर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग शुरू कर देता है और इन सब के लिए अधिक से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती। परिणाम स्वरूप हमारे संसाधनों पर बोझ बढ़ गया है। कहने का मकसद यहाँ पर यह हुआ कि जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं, हम बहुत जल्दी, जैसे ही हमें कोई नई वस्तु अच्छी दिखाई देती है उसकी अपेक्षा में, तो हम पुरानी वस्तु का परित्याग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोबाइल पहले कीपैड वाले चलते थे और उनको हमने रिप्लेस कर दिया, वो ख़राब नहीं हुए, बात उनसे भी होती है, लेकिन उनको हमने हटा दिया, उनकी जगह हम टच वाले मोबाइल लेके चले जाए, तो वो क्या हुआ कि वो भी प्रकृति से ही तो बने थे। कहीं ना कहीं हमने संसाधनों का इस्तेमाल किया था उन्हें बनाने के लिए, लेकिन वो बेकार हो गए हमारे लिए। अब हम उनको नई चीज़ों में लेके आ गए। तो ये प्रौद्योगिकी और जो विकास है, ये हमारी प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमें अपना विकास करना चाहिए और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी पर्यावरण भी बचा रहे और हमारा विकास भी निरंतर आगे होता रहे। अब हम आते हैं आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास, आज संसार में आर्थिक विकास की होड़ सबसे ज़्यादा लगी हुई है। हर देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम सामरिक शक्ति के रूप में निकल के विश्व पटल पर आएँ और अपने आप को आगे बढ़ावा दें। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए सबसे पहले वो अपने यहाँ उद्योग लगाता है और उसके बाद अपने उद्योगों को, अपने जो प्रोडक्ट को, जो भी वो बनाता है, उन चीज़ों को विश्व पटल पर उतारता है, सब जगह बाजार ढूंढता है। तो इस होड़ में क्या होता है कि एक कोई पर्टिकुलर देश जो होता है वो एक चीज़ के लिए अपने आप को प्रसिद्ध कर लेता है। फॉर एग्जांपल, कोरिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। तो ये कंट्री क्या करते हैं कि अपने आप को आगे लाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट बनाते हैं। और सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, वो उनका बनाना इस तरीके से होता है कि जो भी वो माल, कच्चा माल या संसाधन इस्तेमाल करते हैं, वो संसाधन इतने बल्क में इस्तेमाल करते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने आप सस्ता हो जाता है या उसकी कीमत कम हो जाती है। दूसरी ओर देखा जाए तो औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास के लिए हमें परिवहन की सख्त आवश्यकता होती है और परिवहन के लिए हमें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, परिवहन के लिए हमें कच्चा तेल या पेट्रोल या डीजल, इन सब की आवश्यकता होती है वाहन को चलाने के लिए। दूसरी चीज़ होती है, हमें सड़कों की आवश्यकता होती है। और तीसरी चीज़ होती है कि ये जो हमारे वाहन चलते हैं सड़कों पर, वो जो प्रदूषण छोड़ते हैं या जैसे वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो वो तीन तरीके से, एक प्रकार से देखा जाए तो जो परिवहन व्यवस्था है हमारी, वो तीन तरीके से पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। हमने पेड़ काटे, पेड़ काटने के बाद हमने सड़क बना दी, उसके बाद हमने अतिरिक्त दोहन किया नीचे से मेटल का, लोहे का या और चीज़ों का, जिससे कि हमने वाहन बनाए। उसके बाद हमने दोहन किया पेट्रोलियम का, डीजल का, एलपीजी का, जिससे कि हम उसको चलाने के लिए हमने उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। अब क्या होता है, वो ईंधन जब जलता है तो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो जाहिर सी बात है कि परिवहन जो एक व्यवस्था है, या तो उसका एक वैकल्प आना चाहिए, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं या बिजली से चलने वाले वाहन हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, ये आना चाहिए। तो ये प्रदूषण को कम से कम नुकसान तो ना पहुंचाए। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि या हम ऐसी अपनी व्यवस्था बनाएं कि हमको परिवहन का उपयोग कम से कम करना पड़े, मतलब वहीं पर मार्केट भी हो हमारा और वहीं पर हमारा संसाधन भी उपलब्ध हो। तो इस तरीके से हम परिवहन का कम इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसमें से क्वेश्चन एक निश्चित आता है, 100% आता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। एग्जाम्स होंगे, 100% होंगे और तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।